कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं, और आज हम द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के बारे में बात करेंगे, जहां रिंतारो और काओरुको के रिश्ते में एक नया मोड़ आता है। ये कहानी सिर्फ दोस्ती के बारे में नहीं है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी मदद और अनजानी मुलाकातें हमारे दिलों में छुपी भावनाओं को उजागर कर सकती है। कहानी की शुरुआत स्पोर्ट्स फेस्टिवल के ठीक बाद होती है। खेलकूद का ये उत्सव खत्म हो चुका था और रिंतारो अपने दोस्तों शोहेई, आयातो और साकू के साथ एक आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खा रहे थे। शोहेई, जो बहुत भावुक था, रोते हुए कहने लगा कि उसकी वजह से वे लोग फाइनल मैच हार गए और साथ में आइसक्रीम भी नहीं खा पाए। पर कमाल की बात ये थी कि वो ये सब आइसक्रीम खाते हुए ही कह रहा था। उसके दोस्त उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। आयातो ने उससे कहा कि अब वो रोना बंद कर दे, जबकि साको ने मजाक में कहा कि वे अभी भी तो आइसक्रीम ही खा रहे हैं। शोहेई ने फिर रोते हुए बताया कि उनके सेंसेई ने उनसे वादा किया था कि अगर वे जीतते तो वो उन्हें अपनी तरफ से ट्रीट देंगे। पर आखिर में उसने बॉल सही से नहीं फेंकी और दूसरी टीम ने शानदार होम रन मार दिया, जिससे वे हार गए। तभी पार्लर वाली महिला ने उसे चुप कराया और कहा कि वो उसे एक्स्ट्रा टाकोयाकी देगी। ये सुनकर शोहेई की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत उत्साहित होकर कहने लगा कि वो अगली बार इतनी प्रैक्टिस करेगा कि वे अगले साल क्लास 2 को हरा देंगे। आयातो ने धीरे से साकू से कहा कि ये कभी नहीं सुधरने वाला, जिस पर साकू ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि उन्हें हर बार कंपटीशन में बेसबॉल ही खेलना पड़े। इस पर शोहेई ने जोश में कहा कि तो फिर वे हर एक स्पोर्ट्स की तैयारी करेंगे। ये सुनकर रिंतारो ने उन्हें रोकते हुए कहा कि वे सब रुकें और एक मिनट उसकी बात सुने। उसने उन सभी से पूछा कि क्या उनके पास इसके बाद थोड़ा समय है। अगले सीन में हमें एक पार्क दिखाया जाता है, जहां रिंतारो अपने दोस्तों को किक्यो हाई की लड़कियों से मिलवाता है। सभी एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। काओरुको ने उन सबको अचानक बुलाने के लिए माफी मांगी, जिस पर आयातो ने कहा कि कोई बात नहीं है। शोहेई ने बताया कि उनका स्पोर्ट्स फेस्टिवल था, इसलिए वे वैसे ही जल्दी फ्री हो गए थे। काओरुको ने फिर पूछा कि उन लोगों का स्पोर्ट्स फेस्टिवल कैसा रहा। शोहेई ने दुखी होकर बताया कि वे फाइनल में हार गए, जिस पर काओरुको ने अफसोस जताते हुए कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ। रिंतारो अपने मन में सोच रहा था कि काओरुको को चिदोरी हाई के स्टूडेंट से कोई समस्या नहीं थी और शोहेई को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे ये देखकर खुशी हुई कि वे सब आपस में घुल मिल रहे थे। आयातो ने साकू से पूछा कि वे स्कूल से इतनी दूर क्यों मिल रहे थे। साकू ने जवाब दिया कि शायद वे लड़कियां उनके साथ स्कूल के पास नहीं दिखना चाहती थी। इसके बाद काओरुको ने बताया कि उन्होंने उन लोगों को यहां एक खास कारण से बुलाया था। काओरुको और सुबारू दोनों ने मिलकर उन्हें पिछले दिन मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। आयातो ने उनसे ज्यादा चिंता न करने को कहा, जबकि शोहेई ने कहा कि ये अच्छा हुआ कि वे लोग बिल्कुल ठीक थे। काओरुको ने कहा कि धन्यवाद के तौर पर वो उन लोगों के लिए कुछ स्नैक्स लाई थी और उनसे उसे एक्सेप्ट करने को कहा। ये सुनकर तीनों दोस्त हैरान हो गए। आयातो ने कहा कि इतने सारे, और कहा कि धन्यवाद तो उन्हें बोलना चाहिए क्योंकि उन लड़कियों ने उनके बारे में इतना सोचा। शोहेई की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि वे सच में बहुत अच्छी थी। उसने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और पूछा कि क्या वे उसे अभी खा सकते हैं। काओरुको ने कहा, हाँ बिल्कुल। तभी सुबारू अचानक खड़ी हो गई और लाइब्रेरी में जो कुछ हुआ था उसके लिए माफी मांगने लगी। उसने कहा कि वो उन लोगों को जानती भी नहीं थी, फिर भी उसने उन्हें भला बुरा कह दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे चिदोरी हाई से थे। उसने स्वीकार किया कि उसे एहसास हुआ कि उसने उन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और उसने उन सब से उसे माफ करने की गुजारिश की। शोहेई ने यह सुनकर कहा कि उसे तो याद भी नहीं कि उसने क्या कहा था, जिस पर सब चौंक गए।
शोहे ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि शायद ये सब 1 महीने पहले की बात थी और इतनी पुरानी बात कौन याद रखता है। साकू ने उसे याद दिलाया कि वो वही था जिसने सबसे पहले बहस शुरू की थी। शोहे ने पूछा, क्या सच में? और फिर कहा कि अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वे लोग उसकी रोज बेइज्जती करते ही रहते थे। ये सुनकर सुबारू को बहुत पछतावा हुआ। तभी साकू ने भी उस दिन के लिए माफी मांगी, क्योंकि उसने भी उन लड़कियों को काफी कुछ कह दिया था। सुबारू ने थोड़ा परेशान होकर कहा कि कोई बात नहीं है। ये देखकर शोहे हैरान होकर कहने लगा कि क्या वो कोई सपना देख रहा था, क्योंकि साकू ने माफी मांगी थी। साकू ने उसे मजाक उड़ाना बंद करने को कहा। इसके बाद काओरुको ने सुबारू से पूछा कि वो जो लाई थी वो भी दे दे। सुबारू थोड़ी दुविधा में थी, पर उसने कहा कि वो भी माफी और धन्यवाद के तौर पर कुछ लाई थी और उनसे उसे भी स्वीकार करने का अनुरोध किया। वे सब स्वीट्स देखकर हैरान हो गए। शोहे ने कहा कि इसमें तो उन सब के लिए था और ये बहुत महंगा भी लग रहा था। साकू ने कहा कि उसने उन्हें टीवी पर देखा था। रिंतारो ने बताया कि ये इतनी आसानी से नहीं मिलते। साकू ने रिंतारो से पूछा कि उसे ये सब कैसे पता। रिंतारो ने जवाब दिया कि उसकी मां को भी ये बहुत पसंद थे। काओरुको और सुबारू ये सुनकर हैरान हो गए। उन सब ने उन दोनों लड़कियों को धन्यवाद कहा, जिस पर काओरुको ने वेलकम कहा। शोहे ने सुझाव दिया कि वे सब मिलकर एक डेजर्ट पार्टी करें। रिंतारो ने उन दोनों से भी खाने को कहा। काओरुको ने कहा कि ठीक है, अगर वे लोग कह रहे हैं तो। लेकिन सुबारू घबराते हुए बोली कि उसे भूख नहीं है। शोहे ने कहा कि ऐसा मत बोलो, सब साथ में खाते हैं। सुबारू ने कहा कि वे किक्यो हाई से हैं, जिस पर शोहे ने हैरान होकर कहा, तो क्या हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबारू ये सुनकर हैरान हो गई। शोहे ने आगे बताया कि उसका मतलब था कि किक्यो हाई की लड़कियां उनसे नफरत करती हैं, इसलिए वे उनसे दूर रहते थे ताकि वे उन्हें अनकंफर्टेबल न कर दें, पर उन्हें उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, कभी कभी उसे उन पर गुस्सा आ जाता था, जिसके लिए उसने माफी मांगी। आयातो ने बताया कि जब वे यहां आ रहे थे तब रिंतारो ने उन्हें उन दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया था कि वे कितनी अच्छी है और उन्होंने कितने अच्छे से उसे ट्रीट किया। रिंतारो ने शर्माते हुए कहा, अबे ये बताने की क्या जरूरत थी। साकू ने कहा कि अगर रिंतारो ने ये कहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। शोहे ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि अब सब ठीक था और माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने कहा कि अब से वे पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ते हैं और स्वीट्स आगे बढ़ा दिए। सुबारू ने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और मन में सोचा कि ये लोग बहुत अच्छे और दयालु हैं। पर जो वो अब तक चिदोरी हाई के बारे में सोचती आ रही थी, वो क्या था? सुबारू ने मन में याद किया कि काओरुको ने उसे बताया था कि वो उसी पर विश्वास करना चाहती थी जो उसने अपनी आंखों से देखा हो, और वो अपने मन में कहने लगी कि काओरुको ने एकदम ठीक कहा था कि जब तक वो अपनी आंखों से अपने आसपास ठीक से नहीं देखेगी तब तक उसे कभी भी पूरी बात समझ नहीं आएगी। तभी शोहेई का खाते खाते खाना गले में अटक गया। रिंतारो ने उससे आराम से खाने को कहा। सुबारू ने तुरंत उसे पानी दिया। काओरुको और रिंतारो ने उसका शुक्रिया अदा किया। अब सीन बदलता है। वे सब पार्क से अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। शोहेई गाते हुए चलने लगा और कहा कि स्वीट्स खाकर मजा आ गया। आयातो ने कहा कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी किक्यो हाई की लड़कियों से दोस्ती करेगा, जिस पर साकू ने भी हामी भरी। शोहे ने सुबारू से पूछा कि वो ये स्वीट्स कहां से लाई थी। साकू ने उसे रोका और पूछा कि वह ये जानकर क्या करेगा। शोहे ने जवाब दिया कि वो अगले साल स्पोर्ट्स फेस्टिवल में सेंसेई से उसी जगह से ट्रीट लेगा। आयातो ने सुबारू से माफी मांगी और कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। सुबारू ने कहा कि कोई बात नहीं। काओरुको और रिंतारो उन सबको बातें करते देखकर बहुत खुश हुए।
तभी काओरुको ने रिंतारो से पूछा कि ऐसा लगता है कि वो अपने दोस्तों को जो कहना चाहता था वो उसने कह दिया। काओरुको ने अपनी खुशी जाहिर की। रिंतारो ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि वो असल में उसके एहसान का बदला चुकाना चाहता था, क्योंकि उसने उसकी एग्जाम्स में पढ़ने में मदद की थी। उसने पूछा कि क्या ऐसा कुछ था जो वो उसके लिए कर सकता था। उसने सोचा, पर उसे कोई आइडिया नहीं आया, पर वो उसे फोर्स नहीं कर रहा था और कहा कि जैसा उसे ठीक लगे। काओरुको चलते चलते रुक गई और बोली कि वो उसके साथ कहीं जाना चाहती है। उसने पूछा कि क्या ये रिंतारो के लिए ठीक रहेगा। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शोहे ने आइसक्रीम खाते खाते रिंतारो से पूछा था कि वो सचमुच एक सीधा साधा आदमी है। उसने कहा था कि वे अच्छे लोग हैं, या मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास करो जैसी बातें कहना उसे ये सोचने पर मजबूर करता था कि वो कितना सीधा है। शोहे ने कहा था कि रिंतारो सच में बदल गया था। रिंतारो अपने मन में ये सब याद कर रहा था। उसने सोचा कि जब शोहे ने ये सब कहा था तो पता नहीं क्यों, पर उसके मन में केवल काओरुको ही आ रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कि रिंतारो ट्रेन में है और काओरुको से मिलने जा रहा था। रिंतारो ने मन में सोचा कि उसे बहुत घबराहट हो रही थी। पहले जब वे मिले थे तो उनके पास स्टडी करने का एक कारण था, पर अभी तो ऐसा लग रहा था जैसे। तभी उसने एक लड़का लड़की की बात सुनी जिसमें लड़की कह रही थी कि वो आज की डेट के लिए बहुत एक्साइटेड थी। ये सुनकर रिंतारो ने मन में कहा, नहीं नहीं नहीं, हम लोग बस मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो ये भी सोच रहा था कि उसे इतनी टेंशन क्यों हो रही थी। ट्रेन स्टेशन पर रुकी और रिंतारो बाहर आ गया। उसने सोचा कि वो सिर्फ उसे धन्यवाद के तौर पर उसके लिए ये सब कर रहा था। उसे ध्यान देना होगा कि काओरुको जी को बहुत मजा आए। तभी काओरुको उसके पीछे से आई और उसे आवाज देकर रोक लिया। वो हंसते हुए कहने लगी, अरे ये क्या, हम दोनों एक ही ट्रेन में थे? रिंतारो ने कहा, ऐसा ही लग रहा है। काओरुको ने उसके साथ आने के लिए रिंतारो का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। उसने बताया कि वो आज का बहुत समय से इंतजार कर रही थी। रिंतारो शर्माते हुए बोला, अच्छा ऐसा है क्या? काओरुको ने पूछा कि क्या अब वे एक्वेरियम चले। अब हमें एक्वेरियम का सीन दिखाया जाता है। काओरुको ने कहा कि ये कितनी सुंदर है, जिस पर रिंतारो ने भी सहमति जताई। काओरुको ने बताया कि वो यहाँ बहुत समय बाद आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार आई हो। शायद वो मिडिल स्कूल से यहाँ नहीं आई थी। रिंतारो ने कहा कि वो अपनी फैमिली के साथ शायद एलिमेंट्री स्कूल में आया था और उसके बाद शायद कभी नहीं आया। काओरुको ने कहा कि ये बहुत पहले की बात लग रही है। रिंतारो ने बताया कि पहले उसे सिर्फ बड़ी मछली देखने का शौक था, तो वो हमेशा छोटी मछलियों को नजरअंदाज कर देता था। काओरुको ने कहा कि उसने ठीक कहा, क्योंकि वे काफी कूल होती थी। उसने पूछा कि क्या उसे शार्क पसंद थी। रिंतारो ने हाँ कहा और बताया कि वे बहुत बढ़िया है। उसने आगे पूछा कि अब उसे क्या देखना था। उसने याद दिलाया कि काओरुको ने बताया था कि उसे डॉल्फिन शो देखना था। काओरुको ने हाँ कहा और बताया कि उसने टीवी पर कुछ ही दिनों पहले एक प्रोग्राम देखा था, पर अभी कुछ लिमिटेड टाइम परफॉर्मेंस होने वाली थी और उसने उसे कभी लाइव नहीं देखा था, तो उसने सोचा कि वे दोनों साथ में मिलकर उसे देख सकते थे। उसने बताया कि वो 3 बजे शुरू होगा, तो जब तक वे और भी प्रदर्शनी देख सकते हैं। उसने आगे बताया कि उसे खाना भी खाना था, कुछ थीम राइड्स पर भी बैठना था और साथ ही सी लायन मिनी शो भी देखना था। वो हैरान होकर रिंतारो से पूछती है, क्या हमारे पास इतना टाइम है? रिंतारो ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास बहुत टाइम है। काओरुको ने पूछा कि उसे क्या क्या देखना था, जिस पर रिंतारो ने कहा कि कोई बात नहीं थी। उसने आगे कहा कि आज वे वही करेंगे जो वो चाहती है। काओरुको ये सुनकर बहुत खुश हो गई। वे दोनों एक्वेरियम के अलग अलग एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे।
और साथ ही थीम राइड्स का मजा भी उठा रहे थे और काफी एंजॉय कर रहे थे। अब वे लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ गए थे। दोनों ने कहा कि खाना बहुत टेस्टी था। तभी काओरुको ने कहा कि टेबल के अंदर क्लाउन फिश है। रिंतारो ने कहा, सही में बहुत बढ़िया। काओरुको ने कहा कि वो कितनी क्यूट थी। रिंतारो ने काओरुको का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी पढ़ाई में मदद की और उसके दोस्तों से मिलने में भी मदद की। काओरुको ने कहा कि कोई बात नहीं थी और उसने रिंतारो से पूछा कि उन लोगों का स्पोर्ट्स फेस्टिवल कैसा रहा। रिंतारो ने बताया कि उन्हें बहुत मजा आया। काओरुको ने कहा, रिंतारो जी, डॉल्फिन शो शुरू होने से पहले हमारे पास बहुत टाइम है, तो क्या आप मुझे जो भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हुआ उसके बारे में बताएंगे? मैं वो सब सुनना चाहती हूं। रिंतारो उसे सब कुछ बताने लगा जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हुआ था। अब वे लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। रिंतारो ने कहा कि अब उन्हें चलना चाहिए। काओरुको ने कहा, हाँ चलते हैं, मैं शो के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। रिंतारो ने पूछा कि क्या वो उससे पहले रेस्टरूम जा सकता है। काओरुको ने कहा कि ठीक है, वो जाए और वो वही उसका इंतजार करेगी। रिंतारो ने माफी मांगी और कहा कि वो बस कुछ देर में आया। काओरुको अपने पर्स से फोन निकालकर उसकी और रिंतारो की फोटो देख रही थी और कहती है, मेरा ट्रेजर। इधर रिंतारो सोच रहा था कि उसे बहुत मजा आ रहा था, पर क्या ये उसे लग रहा था या फिर काओरुको सच में आज कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही थी। वो शर्मा रहा था। उसने सोचा कि पता नहीं ये ख्याल उसके मन में कितनी बार आया था, पर जरूरी ये था कि क्या उसे उसके साथ मजा आ रहा था। वो हंस रही थी तो शायद ठीक ही था, पर ये कैसी फीलिंग थी। और उसने कहा कि डॉल्फिन शो बस शुरू होने वाला था और रेस्टरूम से बाहर आ गया। उसने काओरुको से देरी के लिए माफी मांगी और देखा कि काओरुको के पास में एक बच्ची भी खड़ी थी। रिंतारो पास जाकर पूछता है कि ये कौन है और वो बच्ची की आंख में आंसू होते हैं। काओरुको बताती है कि लगता है ये खो गई है। वो परेशान दिख रही थी तो उसने उसे आवाज देकर बुलाया। काओरुको ने रिंतारो से पूछा कि क्या वे इसकी फैमिली को ढूंढने में इसकी मदद करें। रिंतारो ने कहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसे डॉल्फिन शो देखना था। काओरुको ने कहा कि वो एकदम ठीक थी और वे उसे ऐसे भी नहीं छोड़ सकते थे। काओरुको ने उस लड़की से पूछा कि वो कैसे खो गई थी। उस लड़की ने बताया कि वहां एक शार्क थी, उसे देखने में। काओरुको ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, वे उसके मम्मी और पापा को ढूंढेंगे। ये सुनकर वो लड़की खुश हो गई। रिंतारो मन में सोचता है कि काओरुको बहुत दयालु है। काओरुको उससे उसका नाम पूछती है। वो बच्ची बताती है कि उसका नाम मीका था। काओरुको उसे बताती है कि उसका नाम काओरुको है और जो उसके साथ है। मीका रिंतारो को देखकर थोड़ा डर जाती है। तभी रिंतारो नीचे झुकता है और उसको बताता है कि उसका नाम रिंतारो है और उससे मिलकर अच्छा लगा। वो बच्ची उसे रिंचान बुलाती है, जिस पर काओरुको हंसने लगती है। काओरुको ने कहा कि वो मीका की फैमिली को ढूंढ कर आती है। रिंतारो ने पूछा कि क्या वो अकेली चली जाएगी। काओरुको ने कहा कि अगर वे इस तरह घूमते रहे तो शायद वे उसकी फैमिली को मिस कर देंगे। रिंतारो ने कहा कि उसने ठीक कहा। काओरुको ने मीका से पूछा कि क्या वो थोड़ी देर के लिए रिंचान के साथ इंतजार करेगी। मीका ने हाँ कहा। काओरुको ने रिंतारो से कहा, मीका का ख्याल रखना। रिंतारो उसे ठीक है कहता है। काओरुको ने कहा कि वो थोड़ी देर में आती है और वहां से उसके मम्मी पापा को ढूंढने निकल जाती है। रिंतारो मीका से कहता है कि चलो कहीं पर बैठते हैं। मीका उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसकी वजह से उसे इतनी परेशानी हुई। रिंतारो ने कहा, कोई बात नहीं। मीका ने कहा कि उसकी वजह से रिंचान और काओरुको की डेट खराब हो गई। रिंतारो के गाल लाल हो गए। मीका ने पूछा कि क्या वे दोनों कपल नहीं हैं। रिंतारो शर्माते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मीका ने पूछा, क्या सच में? और फिर कहा कि रिंचान, डेट बहुत बढ़िया होती है।
रिंतारो ने सोचा कि लगता था कि इसे उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। मीका ने कहा कि वो भी दाइकी के साथ डेट पर जाना चाहती है। रिंतारो ने पूछा कि दाइकी कौन है। मीका ने बताया कि दाइकी भी उसी की क्लास में पढ़ता है और वो उसे बहुत पसंद करती है। वो बहुत कूल है। उनके किंडरगार्टन में सबसे तेज रनर भी, वो मंकी बार पर भी काफी बढ़िया है और वो हमेशा दोबारा खाना लेकर खाता है। रिंतारो ने पूछा, अच्छा ऐसा है क्या? इसका मतलब वो दाइकी को बहुत पसंद करती है। मीका ने बताया कि वो दाइकी से प्यार करती है और वो जब भी उसे मुस्कुराते हुए देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है। रिंतारो थोड़ा हैरान होकर बोला, अच्छा ऐसी बात है क्या? तभी वहां पर काओरुको आ गई, जिसके साथ में मीका के मम्मी और डैडी भी थे। मीका अपनी मम्मी को देखते ही गले लगा लेती है और उसकी मम्मी ने कहा कि उसने कई बार उससे कहा है कि वो उसका हाथ छोड़कर मत भागा करे। रिंतारो ने कहा, चलो अच्छा हुआ। काओरुको ने बताया कि उसे वे लोग तब मिले जब वे मीका का नाम ले रहे थे। मीका के पापा ने उन लोगों का उसे ढूंढने के लिए शुक्रिया अदा किया और साथ ही में परेशान करने के लिए माफी भी मांगी। रिंतारो ने कहा कि अच्छा हुआ कि उन्होंने इसे ढूंढ लिया और इसके अलावा मीका से बात करके उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। अब मीका ने उन दोनों को शुक्रिया कहा। रिंतारो और काओरुको दोनों ने उन्हें वेलकम कहा। मीका की मम्मी ने कहा कि अब उन्हें चलना चाहिए। तभी मीका ने कहा, एक मिनट रुको। मीका ने रिंचान से कहा कि वो एक मिनट झुके और उसके कान में बोली, रिंचान और काओरुको चान, आप दोनों एक बढ़िया कपल बनोगे। ये सुनकर रिंतारो को बहुत शर्म आती है। मीका हंसते हुए कहती है, बस इतना ही, और उन दोनों को बाय बाय बोलती है। काओरुको ने कहा कि आगे से वो अपना ध्यान रखे और खो न जाए। मीका अपने मम्मी पापा के साथ चली गई। रिंतारो के गाल पूरी तरह से लाल हो गए थे। काओरुको ने कहा कि ये बहुत बढ़िया हुआ, पर शायद अब डॉल्फिन शो खत्म हो गया होगा, तो क्या वे घर चले? रिंतारो ने पूछा कि अगर उसके पास टाइम था तो वे नाइट शो में भी जा सकते थे। काओरुको ने पूछा, क्या सच में? और कहा कि तो फिर वे ऐसा ही करते हैं। अब सीन बदलता है और हमें डॉल्फिन शो का सीन दिखाया जाता है। वहां 360 डिग्री प्रोजेक्शन होता है और डॉल्फिन अलग अलग स्टाइल में करतब दिखाती है। रिंतारो ने कहा, बहुत बढ़िया। काओरुको ने कहा कि ये टीवी पर देखने से भी ज्यादा बढ़िया था। रिंतारो ने कहा कि अच्छा हुआ कि वे इसे देखने आए। काओरुको ने कहा, हाँ, और आज के दिन के लिए रिंतारो को शुक्रिया कहा। उसने बताया कि वो सच में उससे कुछ भी रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, सिर्फ उसकी मदद करना ही उसके लिए काफी था। तो जब उसने उसे ऐसे बुलाया तो उसे बहुत खुशी हुई। उसे आज बहुत मजा आया था। रिंतारो ने कहा कि ये अच्छा था और मन में सोचा कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो किसी के बारे में इस तरह सोचेगा। वो मीका की बात याद कर रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ काओरुको का चेहरा घूम रहा था। वो मन में कहने लगा कि अब उसे समझ में आया था कि वो अपना मुंह अब और अपनी फीलिंग्स से नहीं मोड़ सकता था, क्योंकि वे इतनी सुंदर और स्ट्रांग थी जिनसे वो अब और पीछे नहीं हट सकता था। तो दोस्तों, ये था दी फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के इस अद्भुत एनिमे के एपिसोड का पूरा ब्रेकडाउन। इस एपिसोड ने हमें दिखाया कि कैसे छोटी सी मुलाकातें और सच्ची दोस्ती सालों की गलत फहमियों को तोड़ सकती है और कैसे एक इंसान का दिल बदल सकता है। रिंतारो ने अपनी शांत दुनिया से बाहर निकलकर काओरुको की खुशी को अपनी खुशी बना लिया और मीका जैसी बच्ची ने उसे अपनी भावनाओं को पहचानने का रास्ता दिखाया। आपको क्या लगता है, क्या रिंतारो और काओरुको का रिश्ता इसी तरह आगे बढ़ेगा या फिर उनके सामने और भी चुनौतियां आएंगी? क्या रिंतारो फाइनली अपनी भावनाओं को काओरुको के सामने जाहिर कर पाएगा? मुझे कमेंट्स में अपने थ्योरीज जरूर बताना। और अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे और भी डिटेल्ड एनिमे एक्सप्लेनेशंस आने वाली है।